सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरी सीईओ बीवी ने एक दिन एंट में कहा, चलो फिर से बच्चा प्लान करते हैं। महफिल में बैठा हर एक बंदा मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे कोई अजूबा देख लिया हो, क्योंकि सबको पता था सालों पहले मैंने ही उंगली टेढ़ी करके उसे जुड़वा बच्चों की मां बनाया था। तब जाकर कहीं मुशिनवान जैसी हसीना से मेरी शादी हो पाई थी। और अब जब उसने फिर से बच्चे का राग अलापा तो साफ था कि वो चिराग मेरी नस्ल का तो बिल्कुल नहीं था। सबको लगा मैं तैश में आकर मेज कुर्सी तोड़ूंगा, गदर मचाऊंगा। पर मैंने रत्ती भर भी गुस्सा दिखाए बिना अपनी शादी की अंगूठी उतारी और सीधे उसके बचपन के उस आशिक की उंगली में ठूंक दी, जिस बंदे का पीछा तुम छोड़ना नहीं चाहती थी। अब उसे छोड़ने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं। इतना बोलकर मैंने अपनी बेटी, जो हर वक्त उस कमीने के आगे पीछे पापा पापा करके पूंछ हिलाती थी, उसे उसी की गोद में पटक दिया और अपने बेटे का हाथ थामकर बिना पीछे मुड़े उस जहन्नुम से रफू चक्कर हो गया। उस रात मुशिनवान ने बिलखती हुई बेटी को चुप कराने का हर पैंतरा आजमाया, पर सब बेकार गया। 2 साल बीत गए। अभी अभी बेटे को सुलाकर सांस ही ली थी कि बाहर बादलों ने तांडव शुरू कर दिया। तभी दरवाजे पर किसी ने पागलों की तरह खटखटाना शुरू किया। दरवाजा खोलते ही सामने एक बंदा पानी में पूरी तरह भीगा हुआ खड़ा था। वो हांफते हुए गिड़गिड़ाया, मुझे माफ करना भाई, हमारी गाड़ी यही कीचड़ में धंस गई है और बॉस की बच्ची बुखार से तप रही है। सुना है आपके पास बच्चों की कोई तगड़ी दवा है, खुदा के लिए थोड़ी सी दवा दे दो यार। तुम जो कीमत मांगोगे मुंह मांगी रकम मिलेगी। मैंने अपनी बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, निकलो यहां से। बाहर खड़ा वो सेक्रेटरी छटटाते हुए झल्लाने लगा, सर हम कोई डाकू लुटेरे नहीं हैं, हमारी बॉस मुशिनवान है, बस बच्ची की जान बचा लीजिए, आप जितने नोट मांगेंगे हम बिछा देंगे। मुशिनवान, ये नाम मेरे कानों में गूंजते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वो मेरी वही एक्स वाइफ थी। पूरे 2 साल बाद उसका नाम सुनते ही मेरा खून जैसे रगों में जम सा गया। सीने में दफन सारे पुराने जख्म एक झटके में हरे हो गए। उसी पल बाहर आसमान में जोरदार बिजली कड़की। उसकी गड़गड़ाहट से मेरा मासूम बेटा सहम कर चीख चीख कर रोने लगा। मैं फौरन हाथ का काम छोड़कर उसे कलेजे से लगाने अंदर भागा। अंदर से बच्चे के रोने की चीखें सुनकर वो सेक्रेटरी बाहर से फिर मिन्नतें करने लगा, सर आप भी एक बाप है, उस मासूम की तड़प समझिए, बच्ची को बचा लीजिए। मेरे कदम कुछ पल के लिए ठिठक गए। भले ही उन दोनों बच्चियों ने मेरे साथ हमेशा सौतेला बर्ताव किया था, पर आखिर खून तो मेरा ही था। करीब 10 मिनट की कशमकश के बाद मैंने आंगन का भारी दरवाजा खोला। मुझे देखते ही उस सेक्रेटरी के तो होश ही उड़ गए। सर, मैंने बिना कोई रिएक्शन दिए बुखार की सिरप की बोतल उसकी हथेली पर टिका दी और एक सख्त टोन में कहा, कोई सर्वर नहीं हूं मैं, दवा उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। बाहर खड़ी उस काली लग्जरी कार के शीशे के पार मुशिनवान बुखार से तड़पती अपनी छोटी बेटी को कलेजे से चिपकाए बैठी थी। उसकी फटी आंखें लगातार मुझे ही घूरे जा रही थी। मैं मुड़कर अंदर जाने ही वाला था कि सेक्रेटरी पीछे से फिर चिल्लाया, क्या आप अपनी बच्चियों से एक बार भी नहीं मिलेंगे? वो आज भी दिन रात आपका नाम जपती है। मैंने बिना पीछे मुड़े बस इतना कहा, रहने दो, अब इस दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। बाहर आंधी तूफान और खूंखार रूप ले रहा था। सेक्रेटरी ने घबराकर कहा, मैडम इस रास्ते पर आगे बढ़ना जानलेवा होगा। मैं गांव में ही किसी के घर रात काटने का जुगाड़ देखता हूं। उधर कमरे में बैठा मैं भी उस बीमार बच्ची की फिक्र से तड़प रहा था। तभी दरवाजे पर फिर धड़ाधड़ थप्पड़ पड़े। सेक्रेटरी बदहवास होकर चिल्लाया, गजब हो गया, छोटी मैडम का शरीर तवे की तरह तप रहा है और उन्हें उल्टियां शुरू हो गई है। मेरे सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। मैंने दांत पीसते हुए दरवाजा खोला और उन सबको अंदर ठूस लिया। अगली सुबह रात भर के तमाशे के बाद आखिरकार ये टिंग और ये शियू का बुखार पूरी तरह से उतर चुका था। मुझे खबर मिली कि वो आज ही की फ्लाइट से दफा होने वाले हैं, इसीलिए मैंने भी ज्यादा भाव नहीं दिया कि वो दोनों लड़कियां अभी मेरे ही घर में टहल रही थी। इतने में जो भुरेन अपनी फूटी कौड़ी भी किसी को न दे, वो अपना सबसे कीमती खिलौना निकालकर ये टिंग की तरफ बढ़ाने लगा। ये टिंग चहकते हुए उसका हाथ थाम कर खेलने का नाटक करने लगी। पर तभी पास खड़ी ये शियू नागिन की तरह फुसकार उठी, उस खिलौने को हाथ भी मत लगाना। थोड़ी देर में जैसे ही मुशिनवान कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा कि ये शियू गला फाड़कर रो रही है। वो झट से उसकी तरफ लपकी। ये टिंग अपनी छोटी बहन को पुचकारने आगे बढ़ी
पर गुस्से से अंधी ये शियू ने उसे ऐसा धक्का मारा कि ये टिंग सीधे फर्श पर जा गिरी। ये शियू चिल्ला चिल्लाकर हंगामा करने लगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बड़ी बहन। जाओ, जाकर उसी सड़क छाप आदमी के बेटे के साथ खेलो। मुशिनवान ने तड़पकर गिरी हुई ये टिंग को उठाकर अपनी गोद में समेटा। फिर उसने लाल पीली आंखों से ये शियू को घूरा, कान पकड़कर बहन से माफी मांग। लेकिन ये शियू और जोर जोर से दहाड़े मारने लगी। नहीं, वो मेरा बाप ही नहीं, मुझे तो वो कमीने अंकल ही चाहिए। मम्मी, प्लीज मुझे उनके पास ले चलो ना। मुशिनवान का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो गया। वो उसे आड़े हाथों लेने ही वाली थी कि मैंने अपनी बर्फीली आवाज में टोक दिया। बच्ची ने रत्ती भर भी गलत नहीं कहा। मैं सच में इस लायक नहीं कि कोई मुझे अपना बाप कहे। मैंने उनकी तरफ अपनी ठंडी नजरें घुमाई। अब सुबह हो चुकी है, तो मेहरबानी करके आप सब मेरे घर से दफा हो जाइए। बाहर आंधी और बारिश का तांडव अब भी जारी था। ऐसे खूंखार मौसम में गाड़ी चलाना तो दूर, घर से बाहर एक कदम निकालना भी मौत को दावत देना था। मुशिनवान ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं पत्थर दिल होकर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। वो तड़प कर बोली, ये चेन, ये दोनों बच्चियां तुम्हारा ही खून है। क्या तुम इतने गिर जाओगे कि एक मासूम बच्ची से अपनी खुन्नस निकालोगे? तभी ये टिंग दबी आवाज में तुतलाकर बोली, मम्मी, जो खिलौना मैंने बोरेन को दिया वो आपने सबसे पहले मेरे लिए ही खरीदा था। शियू की छोटी कार तो अब भी हमारे घर पर ही पड़ी है। शायद उसे लगा मैंने उसका खिलौना किसी और को दे दिया, इसीलिए वो एंट में आकर चिढ़ गई। पूरी हकीकत सामने आते ही मुशिनवान का चेहरा और उतर गया। उसने ये शियू को आड़े हाथों लेते हुए घूरा। ये शियू, वो खिलौना तेरी बहन का था, वो जिसे चाहे दे, उसकी मर्जी। तुम्हारा इस तरह बच्चों की तरह मुंह फुलाना और ड्रामा करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये शियू मरे हुए मन से खिसकती हुई मेरे पास आई और नीची नजरें करके फुसफुसाई, सॉरी, अब से मैं आपको गंदा अंकल नहीं कहूंगी। पर उसके सूखे होठों तक आकर भी पापा शब्द गले में ही फंसकर रह गया। वो उम्मीद भरी फटी आंखों से मेरी तरफ टकटकी लगाए देखती रही, जैसे उसे लगा हो कि हर बार की तरह मैं उसे गोद में उठाकर सीने से लगाऊंगा और पुचकार कर मना लूंगा। लेकिन इस बार मैंने उसे भाव तक नहीं दिया। उसकी वो आधी अधूरी दिखावटी माफी सुनकर मेरे जख्मी सीने में एक टीस सी उठी। मैंने बिना कुछ बोले अपने बेटे बोरेन को सीने से चिपकाया और चुपचाप वहां से निकल लिया। पीछे छूटी ये टिंग बार बार मेरी तरफ तरसती नजरों से घूरती रही। उसने कई बार हाथ बढ़ाकर मुझे रोकना चाहा, पर हर बार उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह गई। आखिर में बेबस होकर उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। मुझे टिंग के मासूम चेहरे पर छाई वो वीरानी साफ नजर आ रही थी। उसने मुझे जाते जाते पीछे से पुकारा, ये चैन, क्या हम दोनों थोड़ी देर अकेले में बात कर सकते हैं? मैंने बिना पीछे मुड़े मुंडी हिलाकर साफ मना कर दिया। अब हमारे बीच हवा में तीर चलाने जैसी भी कोई बात नहीं बची थी। वो तंज कसते हुए विशैले स्वर में बोली, ये चैन, नया शिकार फंसाने में तो तुम उस्तादों के उस्ताद निकले। पहले अपनी उस पुरानी महबूबा का काटा तो तुरंत मेरे पल्लू से आकर चिपक गए। अब मुझसे अलग हुए जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुए और तुमने फिर किसी और से फेरे भी ले लिए। वक्त की बाजी पलटने में तुम्हारा कोई सानी नहीं। मैंने तैश में आकर अपनी मुट्ठियां भींच ली। तो इसमें तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कल रात सिर्फ एक रात की पनाह देने की बात हुई थी। अब अपनी औकात याद रखो और अपनी दोनों बेटियों का हाथ थामकर इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। मुशिनवान ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। ये चैन, ये टिंग और ये शियू, दोनों तुम्हारा ही खून है। क्या इस सड़क छाप लड़के के आते ही अपनी सगी औलादों को यूं लावारिस छोड़ दोगे? तुम इतने जल्लाद कैसे हो सकते हो? माहौल में जहर घुलता देख सेक्रेटरी तुरंत हाथ जोड़कर बीच में कूद पड़ा। सर, बाहर सड़कों पर समंदर बह रहा है। चाहकर भी इस तूफान में मैडम को बाहर नहीं निकाला जा सकता। मैंने बर्फीले लहजे में काटा, ये तुम्हारी सिरदर्दी है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक उसी पल मेरे फोन की घंटी घनघना उठी। फोन स्क्रीन देखते ही मेरे सख्त चेहरे की सारी तलखी गायब हो गई। जान, तुम घर कब तक लौटोगी? बोरेन सुबह से तुम्हारी रट लगाए बैठा है। मेरी ये मिठास भरी बातें सुनते ही मुशिनवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के आगे काला अंधेरा छाने लगा। तेज बुखार की मार से पहले ही टूट चुका उसका शरीर अब ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो कटी पतंग की तरह गश खाकर फर्श पर गिर पड़ी। सेक्रेटरी बदहवास होकर चिल्लाया, सर, मैडम पिछले कई दिनों से उस रिजॉर्ट प्रोजेक्ट की जमीन हासिल करने के लिए
दिन रात पागलों की तरह भाग दौड़ कर रही थी। कई रातों से एक पल को भी नहीं सोई है। उनका शरीर पहले ही दम तोड़ चुका था। रिजॉर्ट प्रोजेक्ट, ये शब्द कानों में पड़ते ही मेरी आंखों में एक शातिर चमक कौंध गई। तो वो कंपनी जो हाल ही में उस करोड़ों की जमीन के लिए मेरे सामने आस्तीन चढ़ा रही थी, वो कोई और नहीं, इसी मुशिनवान की थी। सर, अगर ऐतराज ना हो तो एक कप कॉफी मेरे लिए भी सरका दीजिए। मैंने बिना चूंच पड़ किए एक कप कड़क कॉफी उसकी तरफ बढ़ा दी। उसी वक्त मुशिनवान टिपटॉप तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। उसने हम दोनों को एक साथ बैठकर चुस्कियां लेते देखा। सेक्रेटरी ने मक्खन लगाते हुए कहा, मैडम, सर के हाथ की कॉफी तो कसम से अमृत है। ऐसी कड़क कॉफी जिंदगी में नहीं पी। क्या खुशबू है और क्या लाजवाब स्वाद। मुशिनवान ने हम पर अपनी जहरीली नजरें गाड़ी और तीखे लहजे में बोली, अच्छा, इसमें ऐसा कौन सा सुरखाब का पर लगा है। सेक्रेटरी की हवा तुरंत निकल गई। वो घबराकर गटगट करके पूरी कॉफी गटक गया। मैडम, मैं जरा बाहर झांक कर आता हूं कि रास्ते का क्या आलम है। इतना बोलकर वो दबे पाव वहां से रफू चक्कर हो गया। मुशिनवान मटकती हुई मेरे करीब आई और ताना मारते हुए बोली, इतने साल साथ रहे पर मुझे तो कभी भनक भी नहीं लगी कि तुम्हें इतनी ढासू कॉफी बनानी आती है। मैंने एक ठंडी जहरीली हंसी हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें कद्र करने की फुर्सत ही कहां थी। इतना कहकर मैं अपना खाली कप पटक कर ऊपर जाने लगा, लेकिन तभी उसने झपटकर मेरी कलाई कस ली। ये चैन, क्या अपनी इन मासूम बेटियों को देखकर तेरे जमीर में जरा सी भी चुभन नहीं होती। 2 साल तक लावारिसों की तरह गायब रहने के बाद भी क्या तुझे याद है कि तू ये टिंग और ये शियू का सगा बाप है। मैंने अपनी पथराई आंखों से उसकी तरफ देखा। जमीर की चुभन, मुझे किस बात का मलाल होगा। जिस इंसान को शर्म से डूब मरना चाहिए वो मैं नहीं, तुम हो। मुशिनवान, जब तुम उस घटिया आशिक की बाहों में रंगरलियां मना रही थी, तब क्या तुम्हें रत्ती भर भी याद था कि तुम 2-2 बच्चियों की मां हो। वो गुस्से में आग बबूल, तुम बिल्कुल सिर पैर की फिजूल बातें कर रहे हो। उस दिन हम सिर्फ एक साथ टेबल पर खाना खा रहे थे। बस इतनी सी तिनके जैसी बात पर तुमने हमारी जिंदगी तबाह कर दी। मैंने अपनी फटी आंखों को घुमाने की नाकाम कोशिश की। इतने साल बीत जाने के बाद भी वो बेशर्म औरत आज भी उस घटिया इंसान की तरफदारी कर रही थी। मुशिनवान की तेवर और भी कड़े हो गए। वांग बादान वैसा आदमी बिल्कुल नहीं है जैसा तुम अपनी नीच सोच में सोचते हो। अगर तुम्हें मुझे लेकर कोई गलतफहमी पालनी है तो शौक से पालो, पर उस बेकसूर पर झूठे कीचड़ मत उछालो। मैंने सोचा था कि मेरा कलेजा अब पत्थर का हो चुका है, पर उसके इन जहरीले बोलों ने फिर से मेरे सीने में 100 खंजर एक साथ घूम दिए। मुशिनवान ने मेरी आंखों में आंखें डालकर सीधा डंक मारा। कौन है वो छछूंदर जिसके लिए तुमने अपनी हंसती खेलती बीवी और मासूम बच्चों को लात मार दी। इतना बोलकर मैं बिना पीछे मुड़े सरपट सीढ़ियां चढ़कर ऊपर निकल गया। तभी पीछे से किसी के धड़ाम से फर्श पर गिरने की खौफनाक आवाज आई। मुशिनवान, जिसका कल रात ही मुश्किल से बुखार उतरा था, वो फिर से तवे की तरह तपकर गश खा चुकी थी। पर यह नौटंकी 1-2 दिन की नहीं, बल्कि पूरा 1 हफ्ता खिंच गई। इस पूरे ड्रामे में अगर कोई सबसे ज्यादा मजे में था तो वो था मेरा बेटा बोरेन। उसे उछल कूद करने के लिए 2 नए खिलौने मिल गए थे। वो रोज सुबह उठकर ये टिंग और ये शियू के साथ धमा चौकड़ी मचाने का इंतजार करता। धीरे धीरे ये टिंग के पुचकारने और समझाने पर ये शियू भी इस हर वक्त खिलखिलाते छोटे उस्ताद पर लट्टू होने लगी। उधर मुशिनवान मेहमानों वाले कमरे में लेटे लेटे भी अपने धंधे की ऑनलाइन बैठकों में हुक्म चलाती रहती। एक दिन उसने अभी अभी अपनी इंटरनेशनल मीटिंग खत्म ही की थी कि उसकी नजर पड़ी जो बच्चा ऊपर कमरे में बेफिक्र सो रहा था। वही बोरेन अपनी नन्ही आंखें मलता हुआ अकेले ही सीढ़ियां उतर रहा था। उसकी आंखें नींद से लाल हो रही थी। उसने अपनी नन्ही बाहें फैलाकर बड़े लाड से कहा, गोदी। मुशिनवान का पूरा वजूद जैसे बर्फ बनकर जम गया। उसने बिना पलक झपकाए बोरेन को अपनी बाहों में समेट लिया। ठीक उसी पल खाना पकाने वाली काम वाली आंटी बदहवास होकर अंदर भागी भागी आई। मैंने आंटी को साफ ताकीद की थी कि वो बोरेन को एक पल को भी अकेला न छोड़े, और इस पहरेदारी के लिए मैंने उन्हें जेब से अलग से कड़क नोट दिए थे। पर वो अपने घर के फटे पुराने कपड़े समेटने रफू चक्कर हो गई थी, और इसी लापरवाही की वजह से बोरेन अकेले ही सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गया। मुशिनवान ने अपनी लाल पीली आंखों से घूरते हुए डांटा, तुम्हें अंदाजा भी है कि इस मासूम के साथ कितना बड़ा हादसा हो सकता था। आंटी फौरन लीपापोती करते हुए अपनी सफाई देने लगी। अरे मेरा झोपड़ा तो बगल वाली गली में ही है मेम साहब। मैंने सोचा 2 मिनट में कपड़े उठाकर झट से लौट आऊंगी। मुझे क्या पता था कि ये छोटा नवाब इतनी जल्दी सोकर उठ खड़ा होगा। बोरेन ने शायद माहौल में घुली उस गर्मा गर्मी को भांप लिया। उसने झट से झुककर
मुशनवान के गाल पर एक प्यारी सी पपी जड़ दी और अपनी बड़ी बहन ये टिंग की नकल उतारते हुए तोतली जुबान में बोला, मम्मी गुस्सा नहीं। मुशनवान की बाहों का शिकंजा एकदम कस गया। उसी लम्हे उसके दिमाग में एक खौफनाक बिजली कौंधी। क्या ये मुमकिन है कि बोरेन ही मेरा वो खोया हुआ जिगर का टुकड़ा हो? करीब 2 घंटे के लंबे वक्त के बाद मैं गांव के एक बुजुर्ग का इलाज करके थकाहारा घर लौटा। जैसे ही मैंने चौखट पर कदम रखा, मेरी नजर पड़ी कि मेरा बेटा बोरेन सीधे मुशनवान की गोद में बैठा हुआ था। मुझे सामने देखते ही काम वाली आंटी के हाथ पांव फूल गए और वो थरथर कांपते हुए अपनी गलती का रोना रोने लगी। उनकी पूरी बकवास सुनने के बाद मेरे चेहरे पर खौफनाक सन्नाटा छा गया। आंटी झाओ, मैंने घर से निकलते वक्त हाथ जोड़कर कहा था कि आप 1 सेकंड के लिए भी बोरेन की नजरों से ओझल नहीं होंगी, और इसी बात का मैं आपको अलग से मोटा पैसा दे रहा था। आंटी झाओ ने मुझे जिंदगी में कभी इतना खूंखार और जहरीला नहीं देखा था। वो हड़बड़ाकर अपनी औकात पर उतर आई। अरे ये चेन, मुझे लगा बच्चा तो गहरी नींद में घोड़े बेचकर सो रहा है और मेरा घर कौन सा 7 समंदर पार है, बगल में ही तो है। 2 कपड़े उठाने में भला कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। अब देखो ना, तुम्हारा लाडला बिल्कुल सही सलामत तो है। हमारे गांव में तो बच्चे सालों से ऐसे ही लावारिसों की तरह पलते आए हैं, आज तक किसी को खरोंच तक नहीं आई। इतना बोलकर उन्होंने सीना तान लिया। इस बच्चे की मां तो फालतू में ही राई का पहाड़ बना रही थी। ऊपर से भरे घर में मुझे नौकरों की तरह डांट भी पिला दी। मैं तुम्हारे घर में 1 महीने से खट रही हूं, आज तक किसी ने मेरी ऐसी थूथू नहीं की। ये चैन, इस बेइज्जती का तुम्हें मुझे हर्जाना देना पड़ेगा। आज तो बाल बाल बच गए, पर अगर सच में मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? आंटी झाओ के चेहरे का सारा रंग उड़कर सफेद पड़ गया। ये चैन, मैं अपने कान पकड़ती हूं। आइंदा जिंदगी में ऐसी हिमाकत कभी नहीं होगी। खुदा के लिए मुझे एक आखिरी मौका दे दो। वो अच्छी तरह जानती थी कि मेरा बेटा ही उनकी रोजी रोटी था। उन्होंने तो उस मासूम को उंगली तक लगाने नहीं दी थी। तभी मेरी नजर आंटी झाओ के गंदे हाथों पर पड़ी। उनके हाथ अब भी खेतों की गीली मिट्टी और गंदगी से सने हुए थे। ये देखते ही मेरे दिमाग की नसें फट पड़ी। मैंने फौरन बैग से नोटों की गड्डी निकाली और सीधे उनके मुंह पर दे मारी। आंटी झाओ, इसी वक्त आपको काम से लात मारकर निकाला जाता है। खबरदार जो दोबारा इस घर की देहरी पर भी अपना कदम रखा तो। आंटी झाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ सेकंड बाद वो गुस्से में तिल मिलाकर चिल्लाई, ये चैन, तुम इतने जल्लाद निकलोगे? इतनी सी बात पर नौकरी से निकाल दिया? तुम तो बड़े नीच और एहसान फरामोश निकले। कोई अजूबा नहीं कि तुम्हारी बीवी भी तुम्हें ठेंगा दिखाकर भाग गई। मैंने बिना एक शब्द मुंह से निकाले उनका हाथ मरोड़ा और सीधे दरवाजे के बाहर धकेल दिया। दफा हो जाओ और दोबारा मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। अब जब पानी सिर से ऊपर गुजर ही चुका था तो आंटी झाओ भी बाजारू गालियों पर उतर आई। मैंने बिना एक पल गवाए उसके गाल पर सटासट 3 कड़क थप्पड़ रसीद कर दिए। अपनी औकात में रहकर बकवास कर। थप्पड़ पड़ते ही उसका दिमाग सन्न रह गया। फिर वो सीधे जमीन पर पटक कर छाती पीट पीट कर ड्रामा करने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर पूरे मोहल्ले के लोग तमाशा देखने जमा हो गए। मैंने सबकी तरफ घूरते हुए गर्जना की। मैंने इस पर आंख मूंदकर भरोसा करके अपने कलेजे के टुकड़े को सौंपा था, पर यह हराम के नोट जेब में ठूसकर अपना काम अधूरा छोड़कर मजे मारने चली गई। फिर मैंने पूरे गांव वालों को चेताया, आज के बाद मैं अपने जिगर के टुकड़े का ख्याल खुद रखूंगा, और अगर गांव में किसी की झाड़ फूंक या इलाज कराना हो तो सीधे सरकारी अस्पताल की राह नापना। मेरी 2 टूक बातों ने पूरे मामले का दूध और पानी का पानी कर दिया। उसी शाम पूरे गांव में आंधी की तरह खबर फैल गई कि आंटी झाओ पैसे डकार कर भी कामचोर निकली और अपने मालिक के हत्थे चढ़ गई। दूसरी तरफ बोरेन की तीमारदारी करने के लिए मैं मन ही मन मुशनवान का एहसानमंद था। इसी वजह से उसके प्रति मेरा रवैया थोड़ा नरम पड़ने लगा था। मुशनवान जब अपनी दोनों बच्चियों के लिए मलाईदार खाना बनाती तो पूरे घर का चूल्हा एक साथ जला देती। सोचकर भी हंसी आती थी। शादी में तो कभी उसके हाथ की रोटी नसीब नहीं हुई, पर तलाक के बाद पहली बार उसका पकाया खाना निकल रहा था। लेकिन जिस दिन बोरेन के मुंह से उसके लिए मम्मी निकला, मैंने उसी सेकंड साफ शब्दों में दीवार खड़ी कर दी कि वो मेरे बेटे से दूरी बनाकर रखे। सिवाय खाने के वक्त के मैं पूरे दिन अपने कमरे में ही खुद को कैद रखता था। अगले दिन बोरेन को डॉक्टर को दिखाने का टाइम था। मैंने पहले ही शहर जाने के लिए कड़क गाड़ी का बंदोबस्त कर रखा था और अस्पताल के सारे रास्ते साफ कर लिए थे। फोन करते ही मैं वापस अपने कमरे में पहुंचा।
पर चौखट लांघते ही देखा तो बोरेन वहां से गायब था। मेरी धड़कनें हलक में आट की। मैं बदहवास होकर सीढ़ियों की तरफ भागा। नीचे झांकते ही मेरे पैर मिट्टी की तरह जम गए। मेरे सामने वो कुत्ता खड़ा था जिसकी शक्ल मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं देखना चाहता था। वांग बादान। वो नाग यहां कैसे बिल खोद कर घुस आया? इस वक्त उसने बोरेन के दोनों नाजुक गालों को दबोच रखा था। वो नन्हा मासूम अपनी पूरी जान लगाकर खुद को छुड़ाने की गुहार लगा रहा था, पर वो दरिंदा उसे और जोर से अपनी बाहों में भींच रहा था। मेरी आहट पाकर उसकी आंखों में एक पल को घबराहट कौंधी, पर जैसे ही उसने बोरेन को रो रो कर मुझे पापा पुकारते सुना, उसकी जहरीली आंखों में नफरत का उबाल आ गया। उसने अपनी उंगलियां और कड़ाई से मरोड़ दी। उसके तेज तर्रार नाखून सीधे बोरेन के गाल में धंस गए और एक लंबी खूनी खरोंच उभर आई। खून की लाल बूंदें छलक पड़ी। दर्द से तड़पकर बोरेन की चीख से पूरा घर दहल उठा। रसोई में काम कर रही मुशिनवान ने जैसे ही बच्चे का कराहना सुना, वो सरपट बाहर भागी। जैसे ही उसने कमरे की दहरी पार की, उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं एक हाथ से रोते हुए बोरेन को कलेजे से चिपकाए हुए था और दूसरे हाथ से वांग बादान के मुंह पर एक सनसनाता थप्पड़ जड़ चुका था। मुशिनवान गुस्से में आग बबूला होकर चिल्लाई, ये चैन, ये क्या नीच हरकत है? वांग बादान की आंखें फौरन घड़ियाली आंसुओं से भर गई। वो रोनी सूरत बनाकर भीगने लगा। शिनवान, मुझे तो बस ये बच्चा बड़ा प्यारा लगा। मैं तो इसे थोड़ा पुचकारना चाहता था। पता नहीं ये चेन आते ही मुझ पर कुत्ते की तरह क्यों टूट पड़ा। मैंने उसकी इस रंडे रोने की नौटंकी को घास तक नहीं डाली। मैं फौरन मरहम पट्टी का डिब्बा उठा लाया और अपने जिगर के टुकड़े का जख्म साफ करके दवा मटने लगा। तभी मुशिनवान की नजर भी बच्चे के गाल पर पड़ी। वो लाल सुर्ख और सूजा हुआ घाव देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका कलेजा जैसे किसी ने कसकर मरोड़ दिया हो। उधर वांग बादान की भी नानी याद आ गई। उसने घबराकर अपनी वही खूनी उंगलियां पीठ पीछे छिपा ली जिनसे बच्चे की छाल उधेड़ी थी। वो हड़बड़ाकर थूक गटकते हुए बोला, शिनवान, कसम से मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये चेन अचानक शेर की तरह दहाड़ा तो मैं सहम गया। मेरा हाथ फिसल गया और बच्चे को खरोंच आ गई। मैं गुस्से से थरथर कांपने लगा। तुम्हें मेरे घर की दहरी लांघने की जुर्रत किसने दी? मुशिनवान ने मेरा खूंखार रूप देखा तो फौरन आगे बढ़कर बोरेन को झपटने की कोशिश की, पर मैंने एक कदम पीछे खींच लिया। उसका हाथ हवा में ही लटकता रह गया। ठीक उसी वक्त ये शियू थरथर कांपते हुए फुसफुसाई, माफ करना, मैंने ही वांग बादान अंकल के लिए दरवाजा खोला था। उन्होंने कहा था कि वो मेरे लिए मीठा केक लाए हैं। मुझे बहुत दिनों से केक खाने का मन था। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। तुम सारे के सारे नीच लोग इसी सेकंड मेरे घर से दफा हो जाओ। मेरी कड़क आवाज सुनते ही ये शियू दहाड़े मारकर रोने लगी। पास खड़ी ये टिंग भी खौफ के मारे पत्थर बन गई। वो तो मेरे लिए केक लाए थे, मेरे लिए मीठा केक लाए थे। बहुत दिनों बाद वो मेरे लिए केक लाए थे। ये चैन, मुझे मालूम है कि तुमने मुझे गलत समझा है, पर मैं तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं रखूंगा। इस झापड़ को मैं अपनी भूल का हिसाब मान लेता हूं। हम अब भी पक्के दोस्त बन सकते हैं, लेकिन शिनवान, शियाओटिंग और शियाओशु तो पूरी तरह बेकसूर है। अपना गुस्सा उन मासूमों पर मत उतारो। उसी वक्त आगुई के भेजे हुए लठैत हमें एस्कॉर्ट करने पहुंच गए। एक के बाद एक 6 काली लग्जरी गाड़ियों का काफिला आकर रुका। वो भाड़े के टट्टू ज्यादा देर मेरे बाउंसरों के आगे टिक नहीं पाए। मेरे आदमियों ने सबको गाजर मूली की तरह दबोच लिया, उनके हाथ पांव बांधे और आंगन से बाहर कूड़े की तरह फेंक दिया। रही बात उस घटिया वांग बादान की, तो उसे सीधे दरवाजे के बाहर बहते गंदे नाले की कीचड़ में दे मारा। उसकी ब्रांडेड सफेद पैंट पल भर में गंदगी से संग गई। पर तभी मुशिनवान ने झपटकर मेरी कलाई दबोच ली। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी और जहरीली थी। ये चैन, क्या तुम अपनी औकात से बाहर नहीं जा रहे? मेरी आंखें खून की तरह लाल हो गई। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर गुर्राया, औकात? तुम्हारी इस अंधी नजर में तो मैं जो भी करता हूं हमेशा गुनहगार ही ठहरता हूं। तो फिर एक और गुनाह सही। शायद उसने मुझे जिंदगी में कभी इस खूंखार रूप में नहीं देखा था। वो चंद लम्हों के लिए हकी बक्की रह गई, इससे पहले कि वो अपने सूखे होंठ खोलती। मैंने एक झटके में अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से छुड़ा ली।
मैंने नजरें नीची की और कड़क आवाज में फैसला सुनाया, मेहरबानी करके इसी लम्हे मेरे घर से रफू चक्कर हो जाओ। ये शियू वही बुद्ध बनी खड़ी रह गई। उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर उस नाले में पड़े वांग बादान की तरफ, और आखिर में दौड़कर उसी गंदे इंसान को उठाने चली गई। बादान अंकल, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? दूसरी तरफ ये टिंग मुझे और मेरी बाहों में तड़पते छोटे भाई को टकटकी लगाए देखती रही। उन तीनों की ये मक्कारी सामने देखकर मेरा दिल पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। अब मुझे उन एहसान फरामोशों से रत्ती भर भी उम्मीद नहीं बची थी। मुझे उस दिन तरस खाकर उन्हें पनाही नहीं देनी चाहिए थी। मैंने आखिरी बार उनकी तरफ हसरत से देखा और कहा, अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे अपनी पूरी जिंदगी दोबारा मत दिखाना। फिर बर्फीले लहजे में बात खत्म की, या फिर तुम्हें भी धक्के मारकर बाहर फेंकवाऊं। ठीक उसी पल अचानक बोरेन का शरीर तवे की तरह तपने लगा। मैंने घबराकर उसके माथे पर हथेली रखी। वो नन्हा मासूम बुखार की आग में बुरी तरह तप रहा था। मेरा कलेजा हलक में आ गया। मैंने बिना एक सेकंड गवाए उसकी जरूरत का सामान झोले में ठूंसा। इसके ठीक बाद जिस आलीशान सोफे पर वो घटिया वांग बादान अपनी नीच जांघें टिकाकर बैठा था, जिस महंगे कालीन को उसने अपने गंदे पैरों से नापा था, और जिन जिन कोनंतरे को उसने छुआ था, मैंने गर्जना करते हुए हुक्म दिया कि एक भी चीज इस घर की चौखट के अंदर नहीं दिखनी चाहिए। उन सब कबार को उठाकर सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। फिर मैं अपने जिगर के टुकड़े को कलेजे से चिपकाकर बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे गाड़ी में सवार हुआ और वहां से रफू चक्कर हो गया। मेरी गाड़ी को धूल उड़ाते दूर जाते देखकर मुशिनवान ने अपनी दोनों बेटियों के चेहरों पर मौत का खौफ तैरते देखा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी नजरों में मुशिनवान ने फौरन अपने लठैतों को दहाड़ते हुए हुक्म फरमाया कि किसी भी कीमत पर मेरी गाड़ी का पीछा किया जाए। उसने सहमी हुई बेटियों के सिर पर हाथ फेरते हुए झूठा दिलासा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, पर उसकी अपनी फटी आंखों का खौफ साफ गवाही दे रहा था। उसके चेहरे पर छाई वो खौफनाक बेचैनी छिपाए नहीं छिप रही थी। उसने भारी आवाज में पूछा, क्या उस आदमी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला? सेक्रेटरी ने थरथर कांपते हुए सिर झुकाकर कहा, माफ करना मैडम, वो बंदा अपने बेटे को साथ लेकर आपकी नजरों के सामने से हवा में काफूर हो चुका है। सेक्रेटरी ने हकलाते हुए बात आगे बढ़ाई। गांव की सरहद पार करते ही उसने अपनी गाड़ी बदल ली थी और फिर बेहद शातिराना अंदाज में हर एक सीसीटीवी कैमरे से बचते बचाते रास्ते बदल डाले। हम पूरी तरह से उसका सुराग खो चुके हैं। मुशिनवान की खूंखार काली आंखें सिकुड़ गई। उसे अपनी बिलखती बेटियों के बेबस चेहरे आंखों के सामने घूमते नजर आए। उसकी आंखों में बर्फ जैसी कातिलाना ठंडक उतर आई। तलाश जारी रखो, वो अचानक घूमी और आस्तीन चढ़ाते हुए कड़क आवाज में बोली, जासूसों की एक और स्पेशल टीम मैदान में उतारो। पिछले 2 लंबे सालों में उसकी जिंदगी में क्या क्या रंग खिले हैं। हर छोटी बड़ी वारदात की बाल की खाल निकालो। उसके पतले होंठों पर एक जहरीली मुस्कान तैर गई, और खास तौर पर उस दूसरी औरत का कच्चा चिट्ठा मेरे सामने लाओ। मैं तो पहले ही दिमाग का गणित लगा चुका था कि वो नागिन मुझे पागलों की तरह ढूंढने जरूर निकलेगी। इसीलिए यूकियाओ गांव की सरहद छोड़ते ही मैंने लगातार 2 बार चमचमाती गाड़ियां बदली और आखिर में एक प्राइवेट जेट की सवारी करके सीधे पड़ोसी शहर के लिए उड़ान भर ली। फ्लाइट में सवार होने से ठीक पहले मैंने अपने बेटे को कड़क डोज देकर उसका उतरता हुआ बुखार कंट्रोल में किया। उसके बाद बिना एक पल बर्बाद किए मैं सीधे अपने पक्के लंगोटिया यार आगुई के गुप्त ठिकाने पर पहुंच गया। वो शहर के सबसे धाकड़ और खानदानी रईसों का वारिस था, और साथ ही ग्लैमर इंडस्ट्री का एक बेहद सिरचढ़ा सुपरस्टार भी। मुशिनवान को हमारी इस गहरी सांठगांठ का दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं था। इसीलिए वो 7 जन्मों में भी मेरे इस नए अड्डे तक नहीं पहुंच सकती थी। मैं अपने लाडले बोरेन के साथ हरियाले बगीचे में पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहा था। तभी आगुई दबे पाव मेरे करीब आया और कान में फुसफुसाते हुए बोला, चेन चेन, तुझे कॉलेज के दिनों की वो सबसे कातिल हसीना याद है जिसके साथ तेरा गहरा चक्कर चलता था? मैं एक सेकंड के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर एक फीकी हंसी हंसते हुए बोला, अबे सब के सब इस अफवाह के पीछे क्यों पड़े रहते हैं कि कॉलेज के जमाने में मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी? तू लिंग तों की बकवास कर रहा है क्या? आगुई ने तुरंत अपनी जेब से आईफोन निकाला और स्क्रीन पर एक बेहद खूबसूरत औरत की तस्वीर चमकाते हुए कहा, अब उसका सरनेम बदलकर जियान हो चुका है। वो रईस जियान खानदान की कुलवधू बन चुकी है। सुनने में आया है कि वो मौत से जंग लड़ रही है और इसी पास वाले वीआईपी अस्पताल में एडमिट है।
पुरानी आशिकी और क्लासमेट होने के नाते पूरे 7 साल